हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूपीएससी और यूजीसी नेट। दोस्तों, यूपीएससी में क्या क्या पढ़ना होता है। अभी बहुत ब्रॉड लेवल में सिलेबस होता है, लेकिन सिलेबस आप पढ़ते रहो जीवन भर, खत्म नहीं होगा। आपको कैसे यूपीएससी का पीटी क्वालिफाई करना है और यूजीसी नेट कैसे क्वालिफाई करना, दोनों के ऊपर बात करते हैं। पहले बात करेंगे यूपीएससी। यूपीएससी जो पैटर्न है, एक तो आपका पहला होता है पीटी एग्जाम, अर्थात जिसको बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा। दूसरा आपका होता है मेंस का, अर्थात जिसमें मुख्य परीक्षा। और तीसरा होता है आपका पर्सनालिटी टेस्ट। ये तीन तरीके से एग्जाम होता है। अब जहां तक जो दोस्तों मुझे अगर मैं वहां तक बात करूंगा। अभी तो मैंने इसमें दिया, लेकिन अभी इसका मेरे पास रिजल्ट नहीं आया, वो क्या करेंगे। लेकिन पीटी और मेंस के ऊपर मैं बात करता हूं। पीटी अगर आपको क्वालिफाई करना है जीएस और सीसैट। अब जीएस में आप पढ़ते होंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट प्लस करंट अफेयर्स। ये सब मिलाकर के आपका जीएस बनता है, ठीक है। लेकिन पीटी में क्या पूछता है दोस्तों? पीटी में अगर आजकल देखा जाए, आपका फैक्ट प्लस कॉन्सेप्चुअल, ये बेसिक चीज आपको याद रहना चाहिए। फैक्ट क्या करता है? मेन टर्म को पूछता है। अब मेन टर्म क्यों पूछता है? जैसे कोई भी टर्म आप उठा लो, या कोई फैक्ट ऐसी चीज है, ऐसी कौन सी इवेंट और इश्यूज बनती है, अर्थात जितनी घटनाएं होती है, इवेंट होती है। इवेंट मतलब घटनाएं। अब जैसे आप देखते होंगे रोजाना कोई बिल पास हो रहा है आपके पार्लियामेंट में, या हो सकता है कोई जियोग्राफी ऐसा फेनोमेना हो रहा, कहीं पर भूकंप आ रहा, कहीं वॉल्केनो आ रहा, कहीं पर सुनामी आ रहा। एक प्रकार से ये क्या हो रहा, आपका इवेंट हो रहा है, घटनाएं घटती जा रही है। ये घटनाएं हमेशा क्या होती है? फैक्ट होती है। फिर कुछ फैक्ट में हिस्टोरिकल पूछते हैं, ऐतिहासिक रूप से, जैसे 1857 की क्रांति। अब इसे पूछा जाए 1857 क्रांति थी या विद्रोह था, ये क्या करेगा? आपका चेक करना चाहता है इसके पीछे क्या रीजन, क्या कारण था, और कौन कौन सा ऐसा एरिया थे। जैसे आपको झांसी से किसने लड़ा, और आपके बिहार से किसने लड़ाई किया, और आपके बनारस से किसने लड़ा। ऐसे क्या करेगा? अलग अलग जोन का एरिया का पूछता है। और इनमें पूछेगा जब आंदोलन चल रहा था या मूवमेंट चल रहा था, क्रांतिकारी चल रहे थे, तो ये बताइए इसमें बेसिकली इनका आंदोलन का जो कैसे लोगों को जोड़ा जाता था, जिसमें कमल का फूल होता था, नाटक किया जाता था, और प्लस रोटी होती थी। ये सारी चीजें आपको क्या होता है? फैक्ट होता है। लेकिन ये क्या थी? घटनाएं थी। कंसेप्चुअल पूछता है कि रीजन पूछेगा कि अगर 1857 की क्रांति हुई तो इसके पीछे क्या रीजन था। क्या सामाजिक रीजन था, या धार्मिक रीजन था, या आर्थिक रीजन था, या हमारा जो सैन्य व्यवस्था में कोई इसी रीजन घटनाएं हो गई थी। आपको क्या करना है? हर एक पॉइंट को, हर एक पहलू को आपको अच्छे से समझना पड़ता है, जिसको बोलते हैं कंसेप्चुअल नॉलेज। कंसेप्चुअल में क्या करता है? पूरे डीपली चीज पूछता है, आपको एनालिसिस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है उसको? एनालिसिस। अगर आपने एनालिसिस कर लिया चीजों को, एक एक चीज को बारीकी तरीके से उसको विश्लेषण कर लिया, इंटरप्रिटेशन कर लिया, तो समझिए आपका मेंस की तैयारी हो रही। और फैक्ट वही पूछता है जो मेन, जैसे आप न्यूज देखते होंगे, एक बोल्ड जो मोटे मोटे हेडिंग अक्षर होते हैं, वही आपके फैक्ट होते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको याद करना है। अब चाहे आपका हिस्ट्री हो, या आपका चाहे पॉलिटी हो, या आपका चाहे इकोनॉमिक्स हो, या आपका चाहे जियोग्राफी हो, तो ये जो बेसिक टर्म हुआ प्लस आपका एनवायरमेंट है, या आपका चाहे साइंस एंड टेक हो, ये बेसिक चीज आपको इतना जितनी होती है आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, ये मिला करके आपका जीएस तैयार होता है। प्लस इसी में आपका जुड़ता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ये क्या करता है? करंट अफेयर्स क्या करता है? आपको
भाई हिस्ट्री में ऐसा कौन सा, अगर आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में कौन सी ऐसी कहीं खुदाई हुआ, कोई नई चीज प्राप्त हुआ, या ये आपका करंट बन जाता है। दूसरा पॉलिटी में आपको ध्यान देखिए, पॉलिटी में बहुत करंट होता है दोस्तों। अब पूछ रहे हैं कौन सा अमेंडमेंट हुआ, इस वक्त प्रेजेंट में कौन सा अमेंडमेंट चल रहा है, संविधान में कितनी बार अमेंडमेंट हो चुका है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल किसको बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट किसको बोलते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट किसको नहीं बोलते हैं, हर एक बार के डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी में कौन से ऐसी आर्टिकल है जो आज प्रेजेंट में देखा जा रहा है समाज को ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है, या करंट सिचुएशन में चीजें देखने को मिल रहा है। आपको क्या करना है, उसको करंट से देखिए। अब करंट में क्या, या तो आपका पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, या दूसरा आपका जुडिशरी है, यहां से लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये जो 3-4 बेसिक आधार है, इसी में करंट ज्यादा चीजें बनती है। और यहीं पर क्या होता है, चीजों को चेंज होता रहता है। कभी राष्ट्रपति बनाए जाते हैं, कभी राष्ट्रपति कैसे हटाया जाता है, या कोई बिल पास किया जाता है, कितनी मेजोरिटी होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए, या 1/3 होना चाहिए, या 1/6 होना चाहिए, या 1/12 होना चाहिए। ये बेसिक टर्म को आपको याद रखना है। ये चीजें आपके बनते हैं करंट का। दूसरा आपका बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में करंट क्या पूछता है। अब इकोनॉमिक्स आप जब पढ़ते होंगे, देखिए इकोनॉमिक्स कई चैप्टर है। अगर आप इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, सोशल इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, तो इकोनॉमिक्स काफी बहुत बड़ा, प्लस आपका बैंकिंग इकोनॉमिक्स। अब इसमें आपको ये देखना है कौन से ऐसे टर्म है या ऐसा कौन सी चीज में ज्यादातर चेंज हो रहा है। अब जैसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आप पढ़ेंगे, अभी अमेरिका ने टैरिफ बैरियर काफी चीजों, काफी अलग अलग देशों पे लगा दिया, किसी पे 24% लगा, किसी 34% लगा, मतलब अलग अलग प्रकार से इनका रेशियो बना के लगा रहे हैं। अब इससे ये पूछने का फैक्ट व्यू में कि सबसे ज्यादा किस पे लगा है, फिर सबसे ज्यादा कम किस पे लगा है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा अगर कंसेप्चुअल पूछेगा, ऐसे नौ रीजन के तरीके से, ये पूछेगा इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा इंटरनेशनल या डोमेस्टिक पे, क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा। ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। ये आपका करंट हो जाता है, बजट होता है, बजट पेश किया जाता है, सर्वे आपका पेश किया जाता है। तो बजट में देखना कि भारत सरकार ने जब बजट पेश किया तो सबसे ज्यादा किस पे फोकस किया, प्राइमरी सेक्टर पे कितना फोकस किया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे कितना फोकस किया, टर्सरी सेक्टर पे कितना फोकस किया, ये सभी पॉइंट का आपको याद रखना पड़ता है। जैसे आपने कभी पढ़ेंगे माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज अभी क्या है, क्यों लाया गया, इसके पीछे क्या रीजन है, तो ये क्या है आपका टर्म है। लेकिन इसमें पूछा जाएगा भाई कितना पहले खर्च किया जाता था, आज कितना खर्च किया जाएगा। ये कुछ बेसिक डाटा होते हैं, उसको याद करना पड़ता है। बैंकिंग सेक्टर में देखिए कि रूरल बैंक क्या है, अर्बन बैंक क्या है, रूरल बैंक और अर्बन बैंक में दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया जाता है, रूरल पे या अर्बन पे, कमर्शियल बैंक क्या है, शेड्यूल बैंक क्या है, नॉन शेड्यूल बैंक क्या है। हर एक पॉइंट आपके करंट से चीजें पूछता है। प्लस जियोग्राफी में अगर आप जब पढ़ते हैं तो जियोग्राफी में करंट क्या पूछेगा आपका, भाई सबसे पहले पूछ लेगा कौन सा साइक्लोन अभी लेटेस्ट में आया। दूसरा पूछ लेगा कौन सा ऐसे मतलब टेक्टोनिक क्रिया हुआ, या स्थलीय सागर से सागरी प्लेट टकराया, या स्थलीय से सागरी प्लेट टकराया, या आपका सागर या स्थलीय और सागर और स्थली, दो प्रकार के प्लेटें होती है, टेक्टोनिक जिसको होती है। अब इसमें आपको पूछ लेगा भाई कौन से ऐसी जगह पर सबसे ज्यादा भूकंप आया, अब उस भूकंप का इम्पैक्ट क्या पड़ा, कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, या कौन से ऐसे हिमालय के रेंज में कौन से जोन आता है, ये भी पूछ सकता है करंट में। जो भी आपका इवेंट मतलब प्रकार से जो भी फेनोमेना घटनाएं चलती रहती हैं, जैसे अभी आपने सुना होगा जून जुलाई तक अगस्त में वायनाड में केरल में काफी जबरदस्त एक प्रकार से बाढ़ भी आया और लैंडस्लाइड हुआ, मतलब जो आपका भूस्खलन सबसे ज्यादा हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसके भी चीजें पूछ सकता है करंट से। प्लस आपका इन्वायरमेंट में क्या पूछेगा, इन्वायरमेंट बेसिक वही चीज भाई, अगर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो एयर क्वालिटी कितना होना चाहिए शुद्ध मतलब हवा के लिए, और सबसे पुअर क्वालिटी कितना होता है, तो इस पे आपको पता होना चाहिए। नाइट्रोजन अगर गैस है, इसकी मात्रा बढ़ने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या हाइड्रोजन बढ़ गया तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपको वायुमंडल भी अच्छे से पढ़ना है, लिथोस्फीयर अच्छे से पढ़ना, हाइड्रोस्फीयर अच्छे से पढ़ना, बायोस्फीयर अच्छे से पढ़ना, हॉट स्पॉट रेंज क्या है, ये जितने टर्म आते हैं ये सब आपके करंट से जोड़ के पूछता है। एसडीजी क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, एमडीजी क्या है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या है, सीओडी क्या है, बीओडी क्या है, ये जितने टर्म आपके आते हैं इन्वायरमेंट से आता है। फिर इन्वायरमेंट के साथ साथ पूछता है
इकोसिस्टम क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। रामसर सम्मेलन के बारे में पूछेगा, या कितने साइट पाए गए भी रामसर सम्मेलन के, वेटलैंड क्या है, हॉट स्पॉट क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, ये बेसिक आपके टर्म पूछे जाते हैं। प्लस अब साइंस एंड टेक में क्या पूछता है करंट में, साइंस एंड टेक में करंट में पूछेगा लेटेस्ट में। अभी जैसे आपने सुना होगा जो टीबी है, एक बीमारी थी, तो इसमें पूछा कि भारत का कौन सा रैंक पाया गया। अब ये पूछेगा, रैंक पूछ सकता है। फिर दूसरा साइंस एंड टेक में भारत ने कितना अभी टेक्नोलॉजी में कितना अपने आप को अचीवमेंट किया है, बायोटेक्नोलॉजी में, नैनो टेक्नोलॉजी भारत ने कितना अपने आप को अचीवमेंट किया है, या आप कितना इससे अवेयर है, कुछ बेसिक टर्म बता दीजिए। जो भी चीजें घटनाएं घटी हैं उससे पूछ सकता है। तीसरा पूछ सकता है इसमें आपका साइंस एंड टेक में आपके जीवन पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। मेंस भी तरीके से क्वेश्चन है, प्लस पीटी भी पूछ सकता है। जैसे रेडिएशन पूछ सकता है कि कितने, मान लीजिए 8-10 टावर लगे हैं आपके 500 मीटर की रेंज में, तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, उस रेडिएशन से क्या आपके हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ेगा, जीव जंतुओं पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, पंछियों पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है। अर्थात साइंस एंड टेक कितना अचीवमेंट, इसका इंपैक्ट और आप कितना अवेयर हैं, इस व्यू से अगर आपकी तैयारी है तो आप साइंस एंड टेक क्वेश्चन बना सकते हैं। इसमें कोई रिसर्च नहीं पूछता। अब जैसे नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, रोबोटिक क्या है, प्लस आपका स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है, डिफेंस टेक्नोलॉजी क्या है, ये बेसिक आपके क्या है टेक्नोलॉजी की बात करता है। दूसरा आपका आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर पूछ सकता है। तो ये आपका साइंस एंड टेक का होता है। अब आपको तैयारी कैसे करना है, हिस्ट्री अगर आपका अच्छे से तैयार है, फिर से इसको बताता हूं। अब हिस्ट्री में आपको पढ़ाया क्या जाता है, हिस्ट्री में बेसिक दोस्तों अगर देखा जाए इसको टोटल 6 भागों में बांटा गया हिस्ट्री। पहला जैसा आपका एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा आपका अर्ली मिडाइवल, अर्ली मिडिवल बोलते हैं, तीसरा आपका मिडिवल, चौथा आपका मॉडर्न, उसके बाद आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, नेक्स्ट उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ये बेसिक आपके टर्म होते हैं। अगर आपने इतना पढ़ाई किया है, एंशिएंट, अर्ली मिडाइवल, मिडाइवल, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ये आपके पूरे हिस्ट्री का पार्ट होता है। अब हिस्ट्री में नहीं समझ में आता कि भाई एंशिएंट से ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है, या मॉडर्न से आ सकता है, या आपका अर्ली मिडाइवल से, या आपका मिडाइवल से, या आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से। देखिए क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है यूपीएससी। आप मत सोचिए कि यही टॉपिक आएगा जो मैं पढ़ के जाऊंगा, ये कभी अपने अपने दिमाग से सब निकाल दीजिए। आपको सब टॉपिक पता होना चाहिए। अगर आप इसमें अच्छे से सभी टॉपिक को बेसिक पढ़े होंगे तो आप इसमें से अगर मान लीजिए 20 क्वेश्चन है अच्छे से पढ़ाई, तभी तो आप 18 या 17 क्वेश्चन तो बना ही देते। कुछ क्वेश्चन नहीं बन पाता, थोड़ा ह्यूमन नेचर है, भूलता भी है, बट ऐसा नहीं कि आप नहीं बना सकते, बना सकते हैं। तो अगर आपने एंशिएंट अच्छे से पढ़ाई किया है, अर्ली मिडाइवल अच्छे से पढ़ाई किया है, मिडाइवल हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा है, मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा है, वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छे से पढ़ाई किया है, पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ये सब मिला करके आपका बनता है हिस्ट्री। ये मेन टॉपिक आपको बता रहा हूं दोस्तों। अब आप एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर जब आप पढ़ाई करेंगे, प्री हिस्ट्री क्या है, प्रोटो हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री क्या है, अर्थात प्रागैतिहासिक क्या है, आदि ऐतिहासिक काल क्या है, ऐतिहासिक काल। लेकिन इससे पहले आपको क्या पढ़ना होता है, सोर्स ऑफ बेसिक हिस्ट्री, मतलब स्रोत क्या है, इसके बेसिक आधार क्या है इतिहास को समझने के लिए। तो आप पढ़ेंगे कि भाई आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से क्या चीजें हमें मिला, वहां से हम या तो इतिहास सीखते हैं, या तो आप कोई लिटरेचर व्यू से सीखते हैं, साहित्यिक चीज से, या किसी ग्रंथ से, चाहे जैनिज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे हिंदुज्म, किसी के ग्रंथ को पढ़ करके आप इतिहास को समझते हैं। तो इतिहास अगर जब भी पढ़ेंगे तो शुरुआत आपका सोर्स ऑफ बेसिक हिस्ट्री होता है। तो इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ शुरू आपका होगा प्री हिस्ट्री क्या है, प्रोटो हिस्ट्री क्या है, और हिस्ट्री क्या है, प्रागैतिहासिक काल क्या है, आदि ऐतिहासिक काल क्या है, और ऐतिहासिक काल क्या है। अब ये चीज आपको बार बार लगता है कि क्या टर्म है, क्यों पूछा जा रहा है। इतिहास को जिस दिन आप समझना शुरू कर दिए तो आप काफी टर्म इसमें आपको सीखने को मिलता है। जैसे इतिहास जब भी पढ़ेंगे तब एक प्रकार से आप भूगोल का पार्ट भी देखते हैं, इकोनॉमिक्स का पार्ट भी दिखता है,
पॉलिटी का पार्ट दिखता है, एनवायरमेंट का पार्ट दिखता है, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट दिखता है। हाँ, एक और रह गया था आपका आर्ट एंड कल्चर, ये बेसिक चीजें होता है। तो ये जो टर्म आपके होते हैं दोस्तों, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया है, मैं कहता हूं आपको कोई रोक नहीं सकता पीटी निकालने से। आप अपने दिल पे खुद हाथ रख के देखिएगा, क्या मैंने ये सभी टर्म पढ़ा है, या ये टॉपिक मैंने पढ़ा है। कि एंशिएंट हिस्ट्री में एक बार मैं टॉपिक बताता हूं, सोर्स ऑफ हिस्ट्री। उसके बाद आप पढ़ते हैं स्टोन एज। स्टोन एज जिसमें बांटा गया आपका प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में कहता है जिसमें अगर कोई चीज लिखित साक्ष्य है, अगर मिलता है तो कभी कभी लगता है लिखित साक्ष्य जब नहीं है तो उसको बाद पढ़ा नहीं जा सकता, जब है नहीं तो कैसे पढ़ेंगे। दूसरा आपका होता है जिसको बोलते हैं कि लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। तीसरा बोलता है लिखित साक्ष्य है और पढ़ा भी गया, जिसको बांटा गया है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। ये बेसिक टर्म हो गया। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे स्टोन एज। स्टोन एज पढ़ेंगे भाई जिसको पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल, प्री स्टोन एज एंड मेसो स्टोन एज प्लस आपका नियोलिथिक बोलते हैं नव पाषाण काल। इस प्रकार की चीजों को आप पढ़ते होंगे। अगला टॉपिक इसी में आपका आता है जैनिज्म क्या है, बुद्धिज्म क्या है। नेक्स्ट टॉपिक आप इसी पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ते हैं जन क्या है, जनपद क्या है, महाजनपद क्या है, जिसमें 16 महाजनपद पढ़ते हैं। अब 16 महाजनपद आप सबसे ज्यादा पावरफुल होता कौन सा आपका, मगध है। फिर उसके बाद पढ़ते यूनानियों का आक्रमण क्या है। फिर उसके बाद ईरानियों का आक्रमण, पहले ईरानी का आक्रमण कैसे हुआ, फिर उसके बाद यूनानी आते, सिकंदर आता, सिकंदर के वार होता है, पोरस से वार होता है। पोरस, अब पोरस आपने जिसमें हिंद जो सिंध नदी को बोलते हैं उसके उस पार आपका पालसुरी नदी बोलते थे उस साइड, तो वहां पे ऐसी चीजें आप पढ़ते होंगे। फिर उसके बाद आप चंद्रगुप्त मौर्य, फिर चंद्रगुप्त मौर्य उत्तर काल, फिर उसके बाद गुप्ता काल, फिर उसके बाद गुप्त उत्तर काल, देन उसके बाद आप पढ़ते संगम काल। ये बेसिक चीज आपका होता है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास जैसे आपका खत्म होता है, नेक्स्ट आप पढ़ते हैं अर्ली मेडाइवल। अर्ली मेडाइवल में काफी चीज 712 से लेकर के ये आपका 1000 ईस्वी तक का चीजें चलती है, जिसमें आप पढ़ेंगे राष्ट्रकूट क्या है, चालुक्य वंश क्या है, ये बेसिक चीज राष्ट्रकूट, चालुक्य वंश, चोल वंश। नेक्स्ट उसके बाद और इसमें पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार, राजपूतानों का इतिहास, प्लस आपका नेक्स्ट आएगा आपका बहमनी के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद विजयनगर के बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिक आपका होता अर्ली मेडाइवल। अर्ली मेडाइवल की चीजें के बाद आप शुरुआत करते हैं यहाँ पर दिल्ली सल्तनत, मॉडर्न हिस्ट्री। इसी में मॉडर्न हिस्ट्री में आपका मेडाइवल हिस्ट्री, तो मेडाइवल हिस्ट्री जैसे आप पढ़ना शुरू करेंगे तो यहाँ पर आप देखते होंगे दिल्ली की सल्तनत की स्थापना किसने किया था, एक प्रकार से तो मोहम्मद गौरी ने। लेकिन उससे पहले 712 में बात करेंगे मोहम्मद बिन कासिम आता है, महमूद गजनवी आता है। इनके बेसिक इतिहास पढ़ते हैं। तो गौरी दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है जिसमें गुलाम वंश आते हैं, खिलजी वंश आता है, तुगलक वंश आता है, लोधी वंश, सैयद वंश। इनके अलग अलग लोगों के बारे में पढ़ते हैं और इन लोगों क्या सामाजिक रूप से, प्रशासनिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से क्या योगदान किए इनके बारे में समझते हैं। देन उसके बाद अब अगला पढ़ते हैं मुगल काल। 1526 से 25 में आपका बाबर आता है। बाबर के बाद उसमें आप 1707 तक जाते हैं। बाबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब, ये बेसिक इनका पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी सभी लोग के बारे में पढ़ते हैं। 1707 तक इतिहास इनकी समाप्त होती है। फिर शुरू आप करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में अगर बेसिक देखा जाए तो 1498 से शुरुआत हो जाता है। पुर्तगाली आते हैं, डच आते हैं, अंग्रेज आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं। अंग्रेज भारत में सबसे ज्यादा रुकते हैं 200 साल तक। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी 16वीं शताब्दी में अगर आती है तो इनको 15 साल तक का परमिशन दिया गया था जाके भारत में व्यापार करना। लेकिन पता चला ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के बजाय यहाँ प्रशासन चलाना शुरू कर देती, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सभी चीजों पे वो कब्जा कर लेती है। तो आप देखते होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी जिसमें आप पढ़ेंगे 1773 का एक्ट, 1784, 1774, फिर उसके बाद आप 1893, फिर उसके बाद 1833, 1800, उसके बाद 53, ये बेसिक चीज आप पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आप पढ़ते 1858, 1861, 1892, 1909, 1900, उसके बाद 1933 या 1953, ये बेसिक चीज आपका शुरुआत हो जाता है जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री का बेसिक टर्म पढ़ते हैं। फिर इसी में आप पढ़ते हैं मूवमेंट चलता है। 1885 में अगर कांग्रेस अधिवेशन होती है। अब कांग्रेस अधिवेशन होने के बाद एक समरी तरीके दोस्तों हिस्ट्री की बात कर रहे हैं।
अब यही पर 1885 कांग्रेस अधिवेशन एक पार्टी बनती, जो भी कांग्रेस की स्थापना होती। 1885 में क्या हुआ, फिर 1905 में क्या, 1907 में, 1911 में, 1912 ये बेसिक टर्म, 1915 चंपारण कांड, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, ये कभी आप देखते हैं कि पूरा एक सीरीज चलता है। कभी गांधी जी का जब आगमन होता है साउथ अफ्रीका से, तो भारत में आकर के वो क्या करते हैं, मूवमेंट चलाते हैं, अलग अलग मूवमेंट चलता है। कभी खेड़ा का आंदोलन चल रहा है, कभी चंपारण का आंदोलन चल रहा है, कभी मिल मजदूरों का आंदोलन चल रहा है, ये छोटे छोटे आंदोलन। फिर उसके बाद किसानों का आंदोलन चल रहा है, जनजातियों का आंदोलन चल रहा है, मजदूरों का आंदोलन चल रहा है। प्लस उसके बाद आप देखते हैं कुछ व्यवस्था होती थी, रैयतवाड़ी होती थी, अस्थायी बंदोबस्त होती थी, महानवाड़ी होती थी, तालुकदारी व्यवस्था, इनके बारे में आप पढ़ते हैं। फिर उसके बाद कुछ साउथ में आप पढ़ते हैं कि मंगलोर की संधि कब हुई, बंगलोर की संधि कब हुई, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई, ये भी टर्म आपको याद रखना है। इसके पीछे क्या रीजन थी, सहायक संधि क्या थी, और उसके बाद आप पढ़ते हो मराठा और निजाम, इन दोनों के बीच में जो वार होता है, लेकिन बीच में अंग्रेज कैसे इसमें हस्तक्षेप करते हैं, इसके पीछे भी आप इतिहास को पढ़ते हैं। तो काफी चीजें आप इतिहास में एक एक टर्म को समझना पड़ता है कि भाई अगर 17वीं शताब्दी में ऐसी घटना हुई, 16वीं शताब्दी में ऐसी घटना हुई, 18वीं शताब्दी में ऐसी घटना हुई, 19वीं शताब्दी कौन सी घटना हुई, जो ज्यादातर इतिहास को हाईलाइट करता है। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री आप जब पढ़ेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री बेसिकली आप 16वीं शताब्दी शुरू होता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, औद्योगिक क्रांति होता है, उससे पहले राइजनेशन होता है, पुनर्जागरण होता है। पुनर्जागरण के बाद जब लोगों में एक विचारधारा जगती है, साइंटिफिक सोचना शुरू करते हैं, लॉजिकली सोचना शुरू करते हैं, यहीं से क्या होता है, आप एक प्रकार से वर्ल्ड हिस्ट्री के बेसिक इतिहास बनता है। तो जिसमें आप पढ़ेंगे जर्मनी का इतिहास अलग है, फ्रांस का इतिहास अलग है, अमेरिका का अलग है, चाइना का अलग है, जापान का अलग है, रूस की अलग है, अलग अलग कंट्री की अलग अलग सबकी अपना इतिहास है। फिर उसके फर्स्ट वार क्या है, सेकेंड वार क्या है, कोल्ड वार क्या है, बस ये जो बेसिक जो टर्म मैंने बात की, यही आपका इतिहास। कोल्ड वार अगर देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में काफी प्रकार से जो कोल्ड वार का बेसिक आधार है वो आज भी दिख रहा है, बट उसका नया रूप ले लिया गया है, जिसमें दो ध्रुवीय पक्ष, एक डेमोक्रेसी की बात करता था, एक कम्युनिस्ट की बात करता, साम्यवाद की। इन्हीं दोनों विचारधाराओं पे अगर देखा जाए आज पूरी दुनिया फाइट कर रही है। तो आप इसमें काफी संस्था के बारे में पढ़ेंगे, बिमस्टेक क्या है, सार्क क्या है, नाफ्टा क्या है, साप्टा क्या है, आसियान क्या है, क्वाड क्या है, सीटो क्या है, साटो क्या है, नाटो क्या है, ये सब क्या है जो संस्थाएं बनाई, इसके पीछे क्या रीजन था। तो कुछ ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करता है। नेक्स्ट आप पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ तो आप भारत में देखते होंगे काफी, भारत में कम से कम 600 रियासतें थी, छोटी छोटी। सभी रियासतों पे क्या हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एकीकरण करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद इसमें आप फिर यहाँ से इतिहास शुरू होता है, जब सभी रियासत को जोड़ा गया। कुछ इसमें ऐसी रियासतें थी जो भारत में शामिल नहीं होती थी, जिसमें हैदराबाद के निजाम और प्लस आपके जूनागढ़ गुजरात और तीसरा आपका जम्मू कश्मीर। ये तीनों पे काफी इतिहास भारत में देखा गया। एक प्रकार से खूनी क्रांति का बेसिक अगर आधार बना तो जम्मू कश्मीर का बना, और जूनागढ़ हैदराबाद इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ जितना जम्मू कश्मीर को हुआ, जिसमें बाद में एनडीए सरकार आती है। आप 370 जो आर्टिकल है उसको कैसे एक प्रकार से उसमें रिफॉर्म किया गया है, कि काफी चीजें आप पढ़ेंगे, 25A और 370 एक्ट। ये आपका अगर देखा पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम। अब इकोनॉमिकल सिस्टम उस वक्त इन्वेस्टमेंट मॉडल लाया गया, लैंड रिफॉर्मिंग लाया गया, 5 ईयर प्लानिंग लाया गया, बैंकिंग रिफॉर्मिंग लाया गया, प्लस गरीबी मिटाओ नारा चलाया गया, जय जवान जय किसान कॉन्सेप्ट दिया गया। ये सब किसका पार्ट आता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया की बात करता है। तो इतिहास जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको एक एक पॉइंट से कई चीजें देखना मिल जाता है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में हम क्या पढ़ते हैं भाई, आर्ट एंड कल्चर में आप कभी पेंटिंग की बात होगा, कभी लिटरेचर की बात होगा, कभी म्यूजिक की बात होगा, कभी मंदिर की स्टाइल की बात होगा, नागर शैली क्या है, बेसर शैली क्या है, द्राविड़ शैली क्या है, ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमने एक समय तरीके जो बात किया, अगर ये सभी टर्म जितना मैंने बोला अगर आपने अच्छे से मेमोराइज करे होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप इतिहास में क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन अब किसी को लगता नहीं एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आता, मेडाइवल से नहीं, मॉडर्न से ज्यादा। देखिए मॉडर्न जो होता है वो इसलिए पूछता है क्योंकि मॉडर्न एक प्रकार से पॉलिटी यहीं से शुरुआत हो जाता है। लेकिन अगर इतिहास आप पढ़ेंगे तो इसमें आप कभी इकोनॉमिक्स झलक दिखेगा, कभी पॉलिटी का झलक दिखेगा, कभी सोशल इश्यूज का झलक दिखेगा, हर एक पॉइंट इसमें झलक दिखती है।
अब बात करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी आप जब पढ़ते हैं तो इसमें क्या क्या टर्म होता है? प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज। टोटल पार्ट कितने हैं इसमें? 22 पार्ट है, पहले सब क्लॉज लगा के 25 हो गया है। कितने शेड्यूल है? अनुसूचियां कितने? 12 है, पहले 8 थे। कितने आर्टिकल? 395, 450 हो गए। अब इसमें मेन फिर डीपीएसपी क्या है? डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? आर्टिकल कितने से कितने तक की चलता है? 36 से लेकर 51 तक का, इसकी बात करता है। नेक्स्ट टॉपिक आप इसमें फिर पढ़े कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट क्या है, मतलब बॉडीज, संवैधानिक निकाय क्या है, गैर संवैधानिक निकाय क्या है, लोकपाल क्या है, लोकायुक्त क्या है, लेजिस्लेटिव क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशरी, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका क्या है। उसके बाद संसदीय प्रणाली सिस्टम क्या है, जिसमें लोक लेखा क्या है, प्राक्कलन समिति क्या है, और एससी एसटी अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लिए क्या लेखा किया गया, क्या इनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटेक्ट किया गया, इनके बारे में आप पढ़ना है। प्लस फिर इसी क्वालिटी में आप पढ़ते होंगे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। अब कार्यपालिका में केंद्र से कौन कौन पार्ट आएंगे, स्टेट से कौन कौन पार्ट आएंगे, ऐसे आपका एग्जीक्यूटिव में कौन केंद्र से आएगा, कौन सा स्टेट से आएगा, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, या कहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं, ये मिलाकर के आपका बनता। प्लस आपका पंचायती सिस्टम। पंचायती सिस्टम जब आप पढ़ेंगे, जिससे बलवंत मेहता क्या, अशोक मेहता क्या, सिंघवी, जीवी राव, कृपलानी कमेटी क्या था, इनके बारे में आप काफी चीजें पढ़ेंगे। कौन 2 स्तरीय बात करता है, कौन व्यक्ति 3रे स्तरीय व्यक्ति की बात करता है, कौन न्यायालय में, कौन सा संवैधानिक निकाय में इसको रखा जाना चाहिए, हर एक पॉइंट को आपको समझना है। ठीक है दोस्तों। और उसमें प्लस आपको आर्टिकल पूछता है, कब लाया गया, सबसे पहले कहां पर अगर ग्राम पंचायत सिस्टम लाया गया तो नागौर जिला में आया। कहां पर नागौर जिला? तो आपका राजस्थान में। दूसरी कहां पर आपका आया? आंध्र प्रदेश में आया। एक चीजें फैक्ट कुछ याद करना है, कंसेप्चुअल याद करना है। अब प्रियम्बल जब आप शुरुआत में पढ़ेंगे कि वी द पीपल वाइज, अब वी द पीपल हम पढ़ते हैं भारत के लोग, अब उसमें आप पढ़ेंगे इक्वालिटी क्या है, फर्टर्निटी क्या है, जस्टिस क्या है, इक्वालिटी समता, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी एंड जस्टिस, ये बेसिक टर्म आपको याद रखना। सोशलिस्ट क्या है, डेमोक्रेटिक क्या है, रिपब्लिक क्या है, सवर्जिन क्या है, ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है प्रियम्बल में। फंडामेंटल राइट बेसिकली भाई आप जिसमें पढ़ते होंगे, समता क्या है, स्वतंत्रता क्या है, बद्धता क्या है, न्याय के प्रति विरुद्ध क्या है, संवैधानिक एक प्रकार से, राजनीतिक क्या आपके हैं, सांस्कृतिक क्या आपका अधिकार, शिक्षा का अधिकार क्या है, ये बेसिक टर्म आपको पढ़ना है। पार्ट में टोटल आप पढ़ेंगे, पार्ट 1 में क्या, पार्ट 2 में, पार्ट 3, पार्ट 4, 5 पार्ट, अलग अलग जो पार्ट टोटल 22 है, कौन से पार्ट में किस बात का उल्लेख किया गया है। अनुसूची अब 12 अनुसूचियां हैं, यहां से पूछ लेगा अनुसूची 1 में किस बात को उल्लेख किया गया, 2 में क्या किया, 3 में क्या, 4 में क्या, 5 में, इसको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे अनुसूची 7 में क्या है, तो पूछेगा कॉन्करेंट की बात है, तो पूछा गया कॉन्करेंट कहाँ से लिया गया, तो आपको पूछा सोर्स ऑफ बेसिक सोर्सेज, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक आधार कहाँ है, तो पूछेगा कि कहाँ से लिया गया, तो आप बोलेंगे तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो ये चीजें आपको याद रखना। संवैधानिक स्रोत क्या है, प्लस आपके इसमें टोटल अनुसूचियां क्या है, यहाँ से क्वेश्चन काफी घुमा के पूछता है, डीपीएसपी पूछता है और ग्राम पंचायत सिस्टम पूछता है। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में दोस्तों क्या है, हाँ और भी पॉलिटिक्स 2-4 टर्म बता देते हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे संसद क्या, लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, ऐसे आपका। अब इसमें आर्टिकल पूछता है 80 में क्या है, 79 में क्या है, 81 में क्या है, ये कभी काल पूछता है। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के बारे में पूछता, प्रेसिडेंट के बारे में पूछा 52 से लेकर के 151 तक क्या बात कहा गया है। फिर आपका धन विधेयक क्या, वित्त विधेयक क्या, ये भी पूछ लेता है। तो आइए बात करते हैं इसमें आपका नेक्स्ट आपका विधानमंडल, लोग जैसे विधानमंडल पूछेगा, विधान परिषद क्या, विधानसभा क्या है, इसके बारे में पूछ लेगा। दूसरा आपका पूछता है कार्यपालिका से, ये तो विधायिका था, कार्यपालिका पूछेगा केंद्र और राज्य से। केंद्र पूछेगा जैसे प्रधानमंत्री क्या है, पहले आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, एक कुछ होते हैं अस्थायी, कुछ होते हैं अस्थायी। अस्थायी में जो होते हैं, आप जो ब्यूरोक्रेसी पार्ट बनेंगे, जाएंगे 60 साल तक जब नौकरी करेंगे, अर्थात 60 साल जब तक आपको उम्र नहीं होता, जब तक आप नौकरी करते हैं। इससे पूछे कौन कौन लोग आते हैं, आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस, आईआरएस। ठीक उसी प्रकार से आपके स्टेट में आते हैं, आपके गवर्नर आते हैं, चीफ मिनिस्टर आते हैं, राज्य मंत्री आते हैं, मंत्री है, ये सब चीजें आते हैं। प्लस इसमें अस्थायी रूप से आते हैं आपके एसडीएम साहब होते हैं और डीएसपी साहब होते हैं, ये लोग मिलाकर के बात करते हैं। तो दोस्तों
अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। बेसिकली इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स यहाँ पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो मैं जो बात कहूंगा आपको, इकोनॉमिक्स में कई टर्म याद रखना पड़ता है। जैसे कौन कौन सा, आप तो पहले पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन, दूसरा आप पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, तीसरा आप पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेक्स्ट आप पढ़ते हैं बैंकिंग इकोनॉमिक्स। ये सब आपके टर्म होते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ये सब आपके तो रहते हैं बेसिक। प्लस आप क्या अगला पढ़ते हैं इसमें, बजट क्या है, उसके बाद इन्फ्लेशन क्या है, नेक्स्ट उसके बाद बजट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, बीओपी हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, उसके बाद एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर की बात करता है। ये सब टर्म आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब एग्रीकल्चर में जब आप पार्ट पढ़ेंगे, एओ क्या है, एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्या है, रूल कौन बनाता है, तो WTO बनाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका पूरा इकोनॉमिक्स की बात करता है। अब इंडियन इकोनॉमिक्स को आप यही पढ़ेंगे 1947 के बाद से, पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के बाद। आपका इन्वेस्टमेंट मॉडल पूछेगा, 5 ईयर प्लानिंग पूछेगा, नीति योजना पूछेगा, लैंड रिफॉर्मिंग पूछेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पूछ सकता है। प्लस आपका हरित क्रांति का एक प्रकार से जो आपका क्रांतियां लाई गई खेती के लेकर के, जिसमें अलग अलग फसल की बात करेगा। गोल्ड क्रांति क्या है, भूरी क्रांति क्या है, गुलाबी क्रांति क्या है, श्वेत क्रांति क्या है। ये बेसिक आपके क्रांति मतलब फसलों के ऊपर पूछ सकता है, एग्रीकल्चर का पार्ट होता है। टाइप्स ऑफ फसल पूछ सकता है, एग्रीकल्चर से काफी क्वेश्चन आता है। MSP पूछ सकता है, होलसेल प्राइस होता है, और रिटेलर प्राइस क्या है, ये चीजें होता है। माइक्रो में बेसिक अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़े, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, कंज्यूमर सरप्लस क्या है, इलास्टिसिटी का टाइप्स ऑफ डिमांड क्या है, इलास्टिसिटी का डिमांड क्या है, जैसे इन इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी क्या, परफेक्ट इलास्टिसिटी, परफेक्ट इन इलास्टिसिटी, इस प्रकार के आपके चीजें पूछता है। यूटिलिटी क्या है, प्लस आपका प्रोडक्शन क्या है, मार्केट क्या है, इसके बारे में पूछिए। मार्केट में मोनोपोली क्या, ओलिगोपोली, यहाँ से। नेक्स्ट आपको माइक्रो को बड़े लेवल में बात करेगा तो बीओपी क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, करंट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, बीओडी क्या, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, जिसमें सॉरी इन्फ्लेशन क्या है। अब इसमें जैसे बीओपी पूछ लेगा भाई, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, दोनों को समझाइए। अब इससे पूछना करेगा आपका करंट अकाउंट ज्यादा होगा, कैपिटल कम होगा, देश पे क्या इंपैक्ट डालेगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। दूसरी बात इसी में और पूछता है आपका इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन भाई महंगाई बढ़ रही, कहीं मतलब प्रोडक्शन नहीं हो रहा, प्राइस ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो उसके टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पूछेगा। क्रैपिंग इन्फ्लेशन क्या, हाइपर इन्फ्लेशन क्या, जंपिंग इन्फ्लेशन क्या है, इसके बारे में पूछा। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन क्या है। प्लस आपका इसमें और भी टर्म जुड़ जाता है, प्रोडक्शन की बात करता है। प्रोडक्शन मतलब लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म की बात करेगा। अब बात करते हैं बैंकिंग। बैंकिंग में क्या आपका पूछता है, पहले बेसिक बैंकिंग समझो, RBI बेसिक चीज समझो, कब स्थापना किया गया। अब बैंकिंग जब आप पढ़ोगे तो भाई रूरल बैंक क्या है, अर्बन बैंक क्या है, शेड्यूल बैंक क्या है, नॉन शेड्यूल बैंक क्या है, NDFC बैंक क्या है, DFI बैंक क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। डिजिटल बैंकिंग क्या, बैंकिंग रिफॉर्म कब लाया गया, बैंकिंग सुधारी कब किया गया, कमेटियां कब लाई गई, बैंकिंग रिफॉर्म मतलब नेशनलाइज जब बैंकिंग किया गया, कब किया गया, इसके बारे में आप पढ़ोगे। डिजिटल बैंकिंग बारे में पढ़ोगे करंट सिचुएशन को देखते हुए। RBI जब आप पढ़ेंगे तो बैंकिंग, फिर उसके बाद मनी पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मनी पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ मनी पढ़ेंगे। ये टर्म आपके बैंकिंग से जुड़े होते हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे कि M1 मनी क्या है, M2 मनी क्या है, M3 मनी, M4 मनी। अब उसके बाद आपका कैपिटल मार्केट क्या है, मनी मार्केट क्या है, प्लस आपका फाइनेंशियल मार्केट क्या है। ये बेसिक टर्म आपको समझना पड़ेगा। मनी मार्केट से क्या है, टाइप्स ऑफ मनी क्या है, कॉल मनी क्या है, डिजिटल मनी क्या है, हुंडी क्या है, चेक क्या है, ट्रेजरी बिल क्या है, बहुत कुछ चीजें आपको याद रखना पड़ता है। अगला बात करते हैं इसमें हम इंटरनेशनल बैंक। इंटरनेशनल में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, प्लस आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, उसके बाद WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ब्रिक्स हो गया, साप्टा हो गया, नाफ्टा हो गया, AOA क्या है, ट्रिम्स क्या है, ट्रिप्स क्या है, ये सारी टर्म आपको याद रखना है। SDR क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट क्या है, ये सब मिलाकर आपका बनता है इंटरनेशनल बैंकिंग। बजट, जो भी सरकार बजट पेश करती है,
अब बजट जो बनाया जाता है कितना रेवेन्यू होगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा, किस चीज को ज्यादातर फोकस किया गया, प्राइमरी सेक्टर कितना फोकस किया गया, सेकेंडरी सेक्टर कितना फोकस किया गया, टर्सरी सेक्टर कितना फोकस किया गया, महिलाओं को लेकर के कितना फोकस किया गया, भाई जॉब को लेकर के कितना फोकस किया गया, इन्वेस्टमेंट मॉडल को लेकर के कितना फोकस किया गया है। आपको बजट पे हर पॉइंट को बारीकी तरीके से एक समरी तरीके से चीजों को देखना है। नेक्स्ट बात करते तो अभी शुरुआत में बात कर लिया, इन्फ्लेशन बता दिया, बीओपी भी बता दिया, एग्रीकल्चर बता दिया, इतना आपका होता है इकोनॉमिक्स की बात करता है। प्लस कुछ इसमें कर्व पूछता है, फिलिप्स कर्व क्या है, लाफर कर्व क्या है, गिनी गुणांक क्या है, ये बेसिक कुछ टर्म पूछता है इकोनॉमिक्स में। और दो टॉपिक और होता है, एक आपका होता है इसमें पॉवर्टी क्या है, अर्थात गरीबी और एम्प्लॉयमेंट। अब टाइप्स ऑफ गरीबी, इसको फंक्शन बांटा गया है। अब इसको कोई गरीबी के बराबर में रहता है, कोई गरीबी से नीचे आता है, कोई गरीबी से ऊपर जाता है, कोई कभी एक्सीडेंटल ऊपर नीचे होता रहता है। ये जो कॉन्सेप्ट है 3 प्रकार से गरीबी को बांटा गया। ठीक है दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी कितने भागों में बांटा गया है, छिपी बेरोजगारी हाइड जो होती है। अब जैसे बेरोजगारी कई तरीके से उसको डिफाइन किया गया है। कोई इच्छा मन करता है मुझे टीचर बनना, मैं टीचर नहीं बन पाया, अपने मन के मुताबिक अगर जॉब नहीं मिलती तब भी मैं बेरोजगार हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो बेरोजगारी को भी अच्छे से पढ़ना है। प्लस एक और टर्म है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आप किस पे पढ़ेंगे, हेल्थ पे क्या भारत का रैंक है, पहली चीज, एजुकेशन पे क्या इनका रैंक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में इनका क्या रैंक है, ये सब, हैप्पीनेस में इनका क्या इंडेक्स है, ये सब आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करता है। तो बस ये चीजें हो गया। अब बात करते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी आप जब पढ़ेंगे, जैसे में जनरल जियोग्राफी क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, क्लाइमेट जियोग्राफी क्या है, फिजिकल जियोग्राफी क्या है, ओशिनो जियोग्राफी क्या है, ह्यूमन जियोग्राफी क्या है, एग्रीकल्चर जियोग्राफी क्या है, इकोनॉमिकल जियोग्राफी क्या है, ये सभी आपके टर्म आता है। लेकिन आप पढ़ेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी में टोटल जितने आपके 7 कॉन्टिनेंटल है, हर एक देश में, हर एक कंट्री में आप यही पढ़ेंगे कि कॉन्टिनेंटल, जैसे आपका कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर। उसके बाद लॉन्गिट्यूड क्या है और लैटिट्यूड क्या है, अर्थात देशांतर रेखा क्या, अक्षांश रेखा क्या, इनके बारे में आप बेसिक चीज समझो। दूसरा, क्लाइमेट को अच्छे से पढ़ो। क्लाइमेट भाई आप जो भी जलवायु को पढ़ो। अब जलवायु देखेंगे, सागर पढ़ेंगे, बरसात होगी, क्लाइमेट बेसिक आधार आपको समझना है, क्लाइमेट जियोग्राफी पढ़ना है। प्लस जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ो, यूनिवर्सल जियोग्राफी पढ़ो, फिर उसके बाद फिजिकल जियोग्राफी पढ़ो। फिजिकल जियोग्राफी ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है, जैसे आपका माउंटेन एरिया, डेक्कन एरिया, प्लेन एरिया, कोस्टल एरिया, ये सारी चीज आपके आते हैं किसमें, फिजिकल जियोग्राफी में। माउंटेन में पूछा जाएगा कौन सा पर्वत फोल्डिंग माउंटेन होता है, मोड़दार कौन बनता है, किस प्रकार का टेक्टोनिक क्रिया हो रहा है, अर्थात इसमें आप पढ़ेंगे अपसारी क्या है, अभिसारी क्या है, इस प्रकार की चीजें, अर्थात जो एक प्रकार से कन्वर्जन, डाइवर्जन और एक क्रॉस, 3 तरीके से आपका ये चीज टर्म आप पढ़ते होंगे। फिर नदियों के बारे, रिवर के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ द रिवर, और रिवर के राइट साइड में सहायक नदी कौन है, लेफ्ट साइड में कौन सहायक नदी क्या है, ये बेसिक टर्म आपका पूछता है। और इसमें कुछ पॉलिटिकल चीजें पूछ लेगा, कुछ किसकी बॉर्डर कौन से सागर से ज्यादा लगती है, सागर से कौन कौन ऐसे देश है जो समुद्री एरिया से घिरे हैं, कौन ऐसे हैं जो, मान लीजिए जैसे आपको कैस्पियन सी के बारे में पूछेगा कि कौन कौन से ऐसे देश है जो कैस्पियन सी से सटे हुए हैं, एक प्रकार से पॉलिटिकल चीजें पूछ लेता है। या आपका और भी पूछ लेगा इसमें कितने स्ट्रेट हैं, मतलब जल संधियां कहां पर है। अब जल संधियां टोटल पूछ लेगा, डेविस जल संधि क्या है, बेरिंग जल संधि क्या है, पाक स्टेट कहां पर है, ये कुछ आपके टर्म पूछेगा। अब आपको याद रखना पड़ेगा टोटल कितनी जल संधियां हैं, इसको जिसको बोलते हैं वाटर स्ट्रेट। तो इसको आप कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे इसको पढ़ेंगे, कौन कौन सा कॉन्टिनेंटल आता है, ये भी पढ़ना है। प्लस और इसमें क्या फिजिकल में पढ़ना है, डेक्कन एरिया पढ़ना है, कुछ इसमें डेजर्ट पढ़ना है। डेजर्ट में आता आपका जैसे ठंडी डेजर्ट क्या है और गर्म डेजर्ट क्या है, इनके बारे में भी पढ़ना है। और बाकी चीजें अगर आप ज्यादा डीपली जाएंगे तो कुछ इसमें क्लाइमेट से चीजें पूछ लेता है, कभी जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, फिजिकल जियोग्राफी हो गया, ओशिनो जियोग्राफी समुद्री जियोग्राफी, मतलब समुद्री आपका जो बारे में पूछेगा। पैसिफिक ओशन बारे में पूछ लेगा कि पैसिफिक ओशन में कितने ट्रेंच पाएगा, या इंडियन ओशन में कितने ट्रेंच पाया, गर्त कितने, अटलांटिक ओशन में कितने ट्रेंच पाया गया। फिर उसके बाद पूछ लेगा कुछ धाराओं के बारे में पूछता है, कोल्ड करंट क्या है, वार्म करंट क्या है,
कोल्ड करंट कहाँ से कहाँ तक चलती है और वार्म करंट कहाँ से कहाँ चलती है, इक्वेटर से चलने वाली गर्म होती है, पोल से आने वाली ठंडी होती है। ये बेसिक आपको टर्म याद रखना। कुछ उसके बाद इंडियन जियोग्राफी जब आप पढ़ेंगे तो इंडिया के बारे में आप पढ़ो, यहाँ की प्लेन एरिया पढ़ो, प्लेन एरिया मतलब मैदानी भाग, उसके माउंटेन एरिया पढ़ो पर्वतीय क्षेत्र, उसके बाद कोस्टल एरिया पढ़ो तटीय क्षेत्र, उसके बाद डेक्कन एरिया पढ़ो अर्थात जिसको दक्कन का पठार बोलते हैं इसके बारे में पढ़ो। ये बेसिक आपको टर्म याद रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, भारत के जो तटीय क्षेत्र कितने राज्यों से लगा हुआ है, समुद्री में कितने लगे हैं 8 है कि 9, कर्क रेखा कितने राज्य टच कर रहे हैं ये भी पूछ सकता है। कुछ उसके बाद यहाँ की नदियों के बारे में पूछे कौन सी सहायक नदी है, राइट साइड से कौन आपका लेफ्ट साइड से, प्लस उसके बाद और भी पूछ लेगा भारत में कितने टोटल जो वेटलैंड ऐसे जोन पूछ सकता है, एनवायरमेंट से क्वेश्चन जोन जोड़ करके पूछ लेगा, कन्वर्जन जोन में पूछ लेगा, संरक्षित जोन कौन कौन से आते हैं, और आपका हिमालय रेंज के बारे में पूछ लेगा, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर लेता है। चाय कहाँ सबसे ज्यादा होती है, कॉफी का सबसे ज्यादा कहाँ होती है, मसाले कहाँ सबसे ज्यादा होते हैं, कुछ यहाँ के जनजातियों के बारे में पूछेगा। ह्यूमन जियोग्राफी जो पार्ट होती है कि भोटिया कहाँ पाई जाती है, भील कहाँ पाई जाती है, थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, इनके बारे में पूछे, खारू कहाँ पाई जाती है और खासी कहाँ पाई जाती है, गारो कहाँ पर पाई जाती है, ये भी चीजें पूछ सकता है। अब ये हो गया आपका जियोग्राफी बात। अगला हम बात करते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में काफी टाइम आपको शुरुआत में बोलना था। इन्वायरमेंट वही चीज बार बार आपको कि भाई इन्वायरमेंट क्या है, इकोसिस्टम क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, हॉट स्पॉट रेंज क्या है, वेटलैंड क्या है, इसको कन्वर्जन जोन क्या है, सीओपी क्या है, बीओडी क्या है, सीओडी क्या है, एसडीजी क्या है, एमडीजी क्या है, लिथोस्फीयर क्या, हाइड्रोस्फीयर क्या, बायोस्फीयर क्या और आपका इन्वायरमेंट है। ये बेसिक चीज आपका पूछता है। साइंस एंड टेक में करंट में क्या चल रहा है, अब बायोटेक्नोलॉजी में क्या चेंज हो रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी में क्या चेंज हो रहा है, आपका स्पेस में क्या चेंज हो रहा है, अभी स्पेस में कौन ऐसा कंट्री जिसने स्पेस में अपना जगह बना लिया, भारत अपना स्पेस में क्या, इसरो कितना काम कर रहा है, इसके बारे में भी पढ़ना है। प्लस बायोटेक्नोलॉजी में आपको कौन सा ऐसा नए नए जीव जंतु खोज किया जा रहा है, कौन सी ऐसी बीमारी है अभी जो लेटेस्ट में चल रही है तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन बनाई गई है, भारत जैसे देश में अगर मान लीजिए टीबी की बीमारी इसको कितना रिड्यूस किया गया है इसके बारे में पढ़ो, या और भी देखिए भारत का रैंक क्या है टेक्नोलॉजी में। दूसरा आप पढ़ो स्पेस में भारत ने कितना अपने आप का अचीवमेंट किया है। तीसरा आप पढ़ो मंगल ग्रह पर अगर जाके भारत ने किस चीज का खोज किया, चंद्र ग्रह पे जाकर कितना खोज किया। ये काफी चीजें कुछ टेक्नोलॉजी चीज होती है जिसमें स्पेस की बात करेगा, बायोटेक्नोलॉजी की बात करेगा, नैनो टेक्नोलॉजी की बात करेगा, डिफेंस की बात करेगा, भारत ने डिफेंस में अपने आप कितना अचीवमेंट किया है। दूसरा आपका इसी में आता है डिफेंस के बाद आपका आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और रोबोटिक टेक्नोलॉजी में कितना प्राप्त किया है, और इंटरनेट पे भारत ने कितना अपने आप अचीवमेंट किया है। ये सभी टर्म जो होते हैं आपको याद रखना पड़ता है दोस्तों, जो कि साइंस एंड टेक की बात करता है। ठीक है, तो जो मैंने सभी टॉपिक पे एक समरी तरीके से बात किया दोस्तों, ये सब मिलाकर आपका जीएस बनता है। अब जीएस में आपको यही सभी चीज आपका जब कॉन्सेप्ट कहाँ से तैयारी करेंगे, अगर जिनको कुछ नहीं पता तो एनसीईआरटी पढ़ते हैं, और जिनको कुछ पता होता है तो किताबें पढ़ते हैं। एनसीईआरटी क्या करती है, वो आपको समझाती है, किताबें आपको बताती है। तो आपको किताब पढ़ना चाहिए जिसमें सभी कंबाइंड मिल जाए, हर एक टॉपिक के आपका सभी तरीके से चीजों को पढ़ते रहो, बेसिक चीज को समझते रहो। अब जिनको पेपर देना आप क्या करें, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो आप पीवाईक्यू क्वेश्चन शुरू कर दो। अब जितना आपके पास समय है अप्रैल पूरा पीवाईक्यू क्वेश्चन करो। बार बार जैसे उसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है, तो क्या होता है जब बार बार अपना आप सुबह से लेकर शाम तक प्रैक्टिस करते रहोगे, ऐसा नहीं कि आपका पीटी निकल जाएगा, बस आप अपने माइंड को इतना इंगेज कर दो कि अगर कोई क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री से है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी से है, करंट में चीजें, अब जैसे बहुत लोगों को लगता है नहीं अब ये वीडियो देख लो, वो वीडियो देखो, अब ये सब मत देखो। अब आप एक ही चीज करो, किताब उठाओ, पीवाईक्यू उठाओ। अब ये नहीं कि वहां टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने चले जा रहे हो, वहां चले जा रहे हो, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। और 10 जगह टेस्ट देने जाओगे, सबका अलग अलग क्वेश्चन बनता है, तो आपका मन होगा कंफ्यूज। 10 क्वेश्चन में से अगर आपका 8 क्वेश्चन बन गया तो आप कॉन्फिडेंस में आएंगे, पता 4 क्वेश्चन बनता लो कॉन्फिडेंस। इसलिए इन सब चीजों से हट जाइए, आप यूपीएससी के जितने मटेरियल उस पर फोकस करिए। मैं गारंटी करता हूं दोस्तों, अगर आप ऐसे आप रोज आना, ज्यादा नहीं, जीएस का आप 3 घंटा प्रैक्टिस करो क्वेश्चन, 2 घंटा सीसैट पे करो, 5 घंटा करो बस इस वक्त। और बाकी जो टाइम है ना, दिमाग को रिफ्रेश करते रहो, थोड़ा गाने उन्हें सुनो,
मूवियाँ भी देखो, ऐसा मत एक ही जैसे लगे रहो। कभी काल एक आदमी था, पेड़ काट रहा था, 2 लोग को दिया गया। एक आदमी क्या करता था, कुल्हाड़ी पाया और दिन भर काटे जा रहा। अब क्या हुआ, काटते काटते थक गया। एक आदमी था, एक पेड़ जब काटता तो उसके बाद क्या करता, उस कुल्हाड़ी पे सांप चढ़ाता, उसको धार देता था। जब वो पूरा दिन भर काट रहा था 10 पेड़ और एक आदमी से 20 पेड़ काट डाला। पूछा ये कैसे हुआ? क्योंकि आप अपने दिमाग को धार देते रहना चाहिए, मनोरंजन भी करते रहना चाहिए, गाने भी सुनते रहना, पढ़ाई पूरा करो, उसके बाद आधा 1 घंटा रिफ्रेश करो, बढ़िया एंजॉय करो, खाने अच्छे खाओ, अच्छे लोग से बातें करो, अच्छे लोग से करना जो आपके लगे कि आपके जीवन में कुछ आउटपुट दे सकते हो। वैसे लोग से मत करना जो आपका टाइम वेस्ट करें, ठीक है। अगर ज्यादा बात का अपने माँ बाप भाई जो आपको बहुत करीब उनसे बात करना, और जो अगर नहीं ढंग से लगे किसी में अपने आप गाने वाने सुनो, अपने आप को बिजी रखो। इस वक्त जो आपका टाइम है अनावश्यक चीजों से बचे। ये तो था जीएस का। अब बात करते हैं आपका सीसैट। हाँ, करंट का क्या वही चीज है दोस्तों। करंट में देखिएगा, आप देखिए इवेंट और इशू, ये 2 पॉइंट को समझिए। इवेंट ऐसी कौन सी घटना लगातार, आप ऐसे थोड़ा सोचिए, ऐसी कौन सी घटना लगातार चलती रही जुडिशरी में, ऐसी कौन सी घटना आपका इकोनॉमिक्स में चलता रहा, ऐसी कौन सी घटना आपका साइंस एंड टेक में चलता रहा, यही आपका करंट बनता है जो लगातार चलता रहता है। वही इश्यूज बनता है, वही आपका मेंस में टर्म आ जाता है। और मेंस में क्या होता है, उस चीज को आप पूरा एक विस्तृत रूप में चीजों को समझाएंगे। पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर मेन पॉइंट आप बताएंगे, लास्ट में उसका आप कंक्लूजन करके समझाते हैं। ये जो टर्म हमने सभी बताया दोस्तों, आपको अगर जो भी लगेगा तो कैसे करना है, पीवाईक्यू उठा लो, वहां से क्वेश्चन बनाओ, 50 क्वेश्चन का टारगेट रखो, 50 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। शुरुआत में इतिहास करो, आज जैसे कि भाई पूरा दिन इतिहास ही करना है। फिर उसके बाद कभी का कंबाइंड सब होता है, तो आप क्या करें, पहले हिस्ट्री कर लो, फिर पॉलिटी करो, फिर इकोनॉमिक्स करो, फिर लास्ट में होता फुल टेस्ट यूपीएससी जितना है उसको कर डालो कंबाइंड के साथ। बस 20 बार अगर आपने पीवाईक्यू को क्वेश्चन सोल्व कर लिया, एनालिसिस कर लिया हर एक टर्म को, तो आपका पीटी बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सीसैट का। सीसैट में बहुत लोग का मैथ नहीं आती, बहुत लोग का रीजनिंग नहीं आती, कंप्रिहेंशन कर लेते हैं, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा पहली चीज। अब बहुत लोग को लगेगा नहीं जीएस तो लगते हैं, लेकिन सीसैट को हल्के में ले लेते हैं। सीसैट को कभी हल्के मत लीजिए दोस्तों। सीसैट अगर आपको करना है तो कंप्रिहेंशन पढ़ो, मैथ लगाओ, डीआई लगाओ, डाटा सफिशिएंट करो, ये चीजें करना अभी से शुरू कर दो, टाइम को वेस्ट मत करो। और इसका टाइम जब 2 बजे से लेकर 4 बजे तक जो आपका सीसैट का पेपर होता है ना दोस्तों, इसी ही टाइम पे बैठो। जिस टाइम को आपको उसी टाइम पे क्या होता है, माइंड एक इंगेज करो। जिस टाइम जीएस का है जीएस का पढ़ो, जिस टाइम सीसैट का उस टाइम सीसैट का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा, पूरा दिन आप इंगेज रहोगे और अच्छे 2 घंटा मान लीजिए जीएस कर लिया, 3 घंटा टाइम ले लो, 2 घंटा आप सीसैट कर लिए, 5 घंटा हो गया। फिर उसके बाद एंजॉय करो, फिर उसको रिवीजन करो, कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया फिर उसको देखो। मैं कहता हूं आपका हो जाएगा, इतना टेंशन मत लो। बहुत लोग को लगता है ना, आप जीएस पे पढ़ रहे, हिस्ट्री पे लगे, पॉलिटी पे लगे, अरे ठीक है, खूब पढ़ लिया आपने, जितना पढ़ लिया आप उसको क्वेश्चन करो। क्वेश्चन आपका दिमाग खोलेगा, मेमोराइज आपके दिमाग में जो है कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस में क्या चीजें आपके दिमाग में सब है। बहुत से बच्चों क्या होता है ना, सेल्फ डाउट करने लगते हैं, मुझे याद क्यों नहीं। आपको सब याद है। जैसे अगर मैं कोई पॉइंट बताऊंगा आपको कैसे याद हो जाता है, ऑलरेडी पहले से आपको पता तभी तो याद हो रहा ना, इसलिए सब याद है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करो। तो ये था हमने यूपीएससी के बारे में बात की। अब बात करते हैं जो है जिनका पेपर होने वाला है, मान लीजिए यूजीसी नेट का 20 तारीख तक फॉर्म आ जाएगा यूजीसी नेट का। और यूजीसी नेट में क्या है दोस्तों, आपको क्या क्या पढ़ना होता है, ये भी वही सेम टू सेम प्रोसेस है, बट आप यहाँ टीचर बनते हैं तो टीचर में भाई एक पेशेंस मांगता है। अगर आप में पेशेंस है, धैर्य है, तो भी आप बेहतर कुछ कर पाएंगे। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं, तो आप एक बेहतर टीचर नहीं बन। और कोई भी चीज में जब तक आप धैर्य नहीं रखेंगे, सक्सेस नहीं मिलती। अब यूजीसी नेट की बात करते हैं। अब इसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़ना होता है, देखिए 2 पेपर होता है। अभी दोस्तों मैं यूपीएससी खाली पीटी की बात की, मेंस की नहीं, क्योंकि अभी आपकी जरूरत है पहले पीटी करो। इसमें देखिए यूजीसी नेट में टोटल आपके, एक मिनट दोस्तों मैं दूसरा वीडियो इसमें बनाऊंगा।